हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक, कुछ बेसिक टर्म्स जैसे मैंने कहा था इसमें अभी भी बच गई थी, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, कवर करेंगे इसमें। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो क्या डिफरेंसेस होंगे? हाउ विल यू डिफरेंशिएट न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस केमिकल रिएक्शन? तो स्टूडेंट्स देखिए, जो केमिकल रिएक्शन होता है आपके पास, जिसमें दो केमिकल्स या दो से ज्यादा केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो सेम टू सेम रहता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेम रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। या तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस, या आप कह सकते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और टुगेदरली दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो एनर्जी रिलीज्ड बहुत कम होती है, बहुत कम होती है आपके पास। लेकिन जब आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हो स्टूडेंट्स, वहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू होती है एनर्जी की। तो स्टूडेंट्स, ये है मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पास आज है। देन स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए, मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपके पास एक बॉम्बार्डिंग पार्टिकल चाहिए होता है, एक इनिशिएटर चाहिए होता है, एक प्रोजेक्टाइल चाहिए होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहां पर वो रोल कौन कौन से पार्टिकल है जो प्ले कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके पास आते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये काम जो है वो अल्फा पार्टिकल कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, सेकंड आपके पास आता है ड्यूट्रॉन। ध्यान रखना है आपको, एक होता है आपके पास ड्यूट्रॉन। देन नेक्स्ट आपके पास होता है स्टूडेंट्स प्रोटॉन। ये काम प्रोटॉन भी कर सकता है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूट्रॉन, और नेक्स्ट आपके पास आता है गामा रे। ये काम जो है वो गामा रे भी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अल्फा पार्टिकल का तो हमने एग्जाम्पल देख ही लिया था स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने बोरोन था आपके पास, और बोरोन को मैंने अल्फा पार्टिकल से ट्रीट करवा दिया था। तो आगे आपके पास क्या क्रिएट हुआ था? कार्बन में फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, वैसे तो नाइट्रोजन भी बना था, और इस केस में रिलीज हुआ था प्रोटॉन। देन स्टूडेंट्स, ड्यूट्रॉन का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कार्बन, स्टेबल कार्बन है, उसको मैंने ड्यूट्रॉन के साथ ट्रीट करवा लिया, तो आगे आपके पास बन जाता है नाइट्रोजन, और इस केस में रिलीज हुआ है न्यूट्रॉन। इस केस में न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है। देन प्रोटॉन इंड्यूस्ड अगर आपके पास रिएक्शंस है, तो इसका भी मैंने आई थिंक एग्जांपल आपको दे दिया था कि जिसमें स्टेबल नाइट्रोजन का न्यूक्लियस था, उसको मैंने प्रोटॉन से ट्रीट करवाया था, और आगे आपके पास ऑक्सीजन फॉर्म हो गई थी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 15, और इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास गामा रे एमिट होती है। देन न्यूट्रॉन इंड्यूस, जिसमें हम न्यूट्रॉन से ट्रीट करवाएंगे, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23, और इसको ट्रीट करवाएंगे हम न्यूट्रॉन से, तो आगे आपके पास क्या क्रिएट होगा? आपके पास क्लियर क्रिएट हो जाता है फ्लोरीन। इस केस में फ्लोरीन प्लस अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दीजिए इसमें से, तो अल्फा पार्टिकल अगर रिलीज करते हैं तो ये बन जाता है
देन स्टूडेंट्स लास्ट है आपके पास गामा रे इंड्यूस्ड रिएक्शन, जिसमें हम गामा रे का यूज करेंगे ताकि आपके पास एक रिएक्शन जो हो सके, न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। इस केस में एग्जांपल है स्टूडेंट्स, कंसीडर आपके पास फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31 है। इसको गामा रे से ट्रीट कर देते हैं तो आगे आपके पास क्रिएट हो जाता है फास्फोरस। देखिए आप जानते हैं एटॉमिक मास और सब कुछ सेम रहेगा, डिपेंड करता है। हालांकि अगर आपके पास न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें रिलीज हो सकती है, बट न्यूट्रॉन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो होगा स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके पास टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि प्रोजेक्टाइल कौन कौन बन सकता है यहाँ पर। देन स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हो कि एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने न्यूक्लियस स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में, तो मैंने वहां पर डिस्कस किया था। देखिए वैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होती है, उसे आप कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब स्टूडेंट जब आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व बनाया था तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, एटॉमिक मास ग्रेटर देन 120 था तो उसके लिए कैसा था? फ्लैट था, फ्लैट कर्व था आपके पास। जनरली ये फ्लैट कर्व वैसे तो ग्रेटर देन 120 भी मिलता है, लेकिन जब आप 120 के आसपास बात करते हो तो वहां पर 40 से या तो आप 30 टू 40 से बात कर लीजिए, लगभग कहां तक? लगभग 120 तक। तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व था ये 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर एनर्जी थी, काफी ज्यादा हाई एनर्जी थी। मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमारे को पता चलता है स्टेबिलिटी का। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो होगी स्टूडेंट्स वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। हालांकि हम जानते हैं कि जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लेस देन 30 होता है स्टूडेंट्स, या फिर आपके पास ग्रेटर देन लगभग 170 होता है, 180 भी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लेट्यू वैल्यू होती है। इसकी होती है प्लेट्यू वैल्यू, मतलब इसकी एनर्जी जो रहती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा एलिमेंट आपको मिलता है तो वो एलिमेंट जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। अब स्टूडेंट्स जो हैवी न्यूक्लियाइज होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाइज में, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइज। वो ब्रेक डाउन होता है जनरली आपके पास स्मॉलर न्यूक्लियाइज में, और जब ये स्मॉलर न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन होते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं वैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा आपके पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूजन में जो लेस देन 30 वाले एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स है वो कंबाइन करते हैं आपस में, जैसे ये आपके पास कंबाइन किए और आगे बना देते हैं हीलियम, जैसे ये है, ये बना देते हैं हीलियम, अल्फा पार्टिकल। तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो इसे आप कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन को। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजन को। फिजन होता है सब्सटेंस, फिजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो अपने छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन होता है। हालांकि स्पॉन्टेनियसली ये फिनोमिना देखा गया है कि जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर देन 230 होता है वो आपके पास ब्रेक डाउन होते हैं, और जब भी एक फिजन प्रोडक्ट बनता है, जब भी आपके पास ये न्यूक्लिया है ये ब्रेक डाउन होता है, तो जनरली ये दो ही एलिमेंट्स में, दो ही न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन होता है,
मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर जनरली बाइनरी इन नेचर, वो जनरली बाइनरी होते हैं, दो ही एलिमेंट्स आपके पास, वो दो ही न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बनाते हैं। अब इसको स्टडी किया गया था सबसे पहले, जो इसमें एग्जाम्पल देखने को मिला था, तो यूरेनियम का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जिसका एटॉमिक मास 235 है आइसोटोप का, और एटॉमिक नंबर 92 है। जब उसको न्यूट्रॉन से ट्रीट करवाया जाता है स्टूडेंट्स, बॉम्बार्ड करवाया जाता है, तो आगे दो आपके पास एलिमेंट क्रिएट होते हैं, एक बेरियम जिसका एटॉमिक मास 56 है, और दूसरा क्रिप्टन जिसका एटॉमिक मास 36 है। एटॉमिक नंबर 36 एंड 56 है। एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स 141 और 92। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स 3 न्यूट्रॉन्स लगभग रिलीज होते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो भी रिलीज होती है। ये जो Q वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, आप इसे याद भी रख सकते हैं। Q वैल्यू इस केस में जो होती है लगभग वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट्स। ये सिर्फ एक सिंगल एटम से एनर्जी रिलीज है। यूरेनियम के केवल एक एटम से इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। हालांकि स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ये अगर मैं मतलब इस तरीके से बनाऊं, तो एक स्टेप में नहीं हो जाता है, काफी ज्यादा स्टेप्स में होता है। धीरे धीरे ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, और हर बार आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि यूरेनियम 92 235, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होने जा रही है उसमें। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे ये ज़ेनॉन भी बना सकता है, जिसका एटॉमिक मास 140, और ज़ेनॉन के साथ फिर स्ट्रोंशियम बनाता है 94। इस केस में 2 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं स्टूडेंट्स। देन अगर आप यूरेनियम की ही बात कर रहे हो, उसको न्यूट्रॉन से ही ट्रीट करवा रहे हो, इस बार आपके पास मोलिब्डेनम बना है, जिसका एटॉमिक नंबर 42 है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है सारी स्टूडेंट्स। देन आपके पास लेंथेनम में क्रिएट हुआ है 57 एंड 139। इस केस में भी 2 न्यूट्रॉन्स बने हैं आपके पास। देन एक और एग्जांपल होता है जहां पर यूरेनियम न्यूट्रॉन से ही ट्रीट करके एक तो आयोडीन बनाता है, एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 137, एंड यूट्रियम बनाता है, यूट्रियम एटॉमिक नंबर 39 एंड एटॉमिक मास 97। इसमें 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने रिएक्शन एक ही लिखा है, लेकिन आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने बनाना है। ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्यू वैल्यूज आती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है। जब एक न्यूक्लियर फिजन में एक न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियाइड के पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई आपके पास होता है, जैसे आप चेक भी कर सकते हो, यहां पर यूरेनियम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करता है, ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बहुत सारे बीटा डीके करता है, बहुत सारे बीटा डीके। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स देखिए, जेनॉन जो है आपके पास, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, एटॉमिक मास 140 है, तो इसमें से पहला बीटा डीके होता है। मैं बीटा नेगेटिव डीके की बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा। देन फिर से बीटा डीके होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, बेरियम। फिर से बीटा डीके होता है, ये बना देता है आपके पास, यहां पर सीजियम फॉर्म हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर आप लिख लीजिए बेरियम, बेरियम फॉर्म हुआ है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास फॉर्म होता है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक मास सेम रहेगा, और फाइनली ये स्टेबिलिटी अचीव करता है सीरियम के पास, एटॉमिक मास 140, एटॉमिक नंबर 58। इस तरीके से बार बार बीटा डीके होता रहेगा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास न्यूक्लियर फिजन होता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन? एक थ्योरी है कि न्यूक्लियर फिजन होता कैसे है। थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन,
तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से होता है, इस चीज की थ्योरी 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। एक का नाम था आपके पास इकाफ फ्रैंकल, देन सेकंड वेरी फेमस साइंटिस्ट नील्स बोहर, एंड नेक्स्ट वेरी फेमस साइंटिस्ट जॉन व्हीलर। इन तीनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की जिसे आप कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसे आप कहते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप की तरह होता है। लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, तो आप न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान के चले। अब स्टूडेंट्स इसमें कहा कि ये एक ऐसी लिक्विड ड्रॉप है जो इनकॉम्प्रेसिबल है, ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकती है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके अंदर है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स के बीच में होती है बहुत सारी रिपल्शंस। हालांकि स्टूडेंट्स जो पॉजिटिवली चार्ज रिपल्शंस है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शंस है, ये क्या करना चाहती है, ये न्यूक्लियस को स्प्लिट करना चाहती है, स्प्लिट द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना चाहती है, स्प्लिट करना चाहती है न्यूक्लियस को। लेकिन स्टूडेंट्स ये कहता है कि इसके सरफेस पे एक फोर्स है, देखिए स्प्लिट करना चाहती है मतलब ये बाहर की ओर लगती है फोर्सेस, चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये फोर्सेस बाहर की ओर लगती है, ये रिपल्सिव फोर्सेस है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर होती है आपके पास ये जो लिक्विड ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप में आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन होती है, लिक्विड में सरफेस टेंशन होती है। तो ये कहते हैं कि यहां पर इसको प्रोटेक्ट करके कौन रखती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है सरफेस टेंशन फोर्स प्लस शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, ये इसको क्या करके रखती है स्टूडेंट्स, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये जो आपके पास फोर्सेस है दोनों ही ये बराबर होती हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियस जो होता है इक्विलिब्रियम में वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही एक न्यूट्रॉन कैप्चर होता है, मतलब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक न्यूट्रॉन को कंसीडर, चलिए एग्जांपल के तौर पे ही देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यूरेनियम है 235 वाला, जनरली पैरा कैसा है स्टूडेंट्स, ये स्फेरिकल है, अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसमें एक न्यूट्रॉन को एंटर करवा दिया। जैसे ही न्यूट्रॉन को स्टूडेंट्स एंटर करवाते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या डिस्टर्ब हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है इसका। तो जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है स्टूडेंट्स, ये क्या करना चाहता है, देखिए मैं यहां पर साथ साथ में लिखता हुआ चलता हूं कि मान लीजिए यहां पर लीस्ट सरफेस एनर्जी है, आई होप आपको पता हो कि स्फेयर के केस में सबसे कम एनर्जी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर कूलम्बियन फोर्सेस ग्रेटेस्ट कूलम्बियन फोर्सेस, मतलब फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे ही न्यूट्रॉन इसने कैप्चर किया है, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है इस वाटर ड्रॉपलेट का, तो ये इसका जो शेप होता है न्यूट्रॉन को कैप्चर करने के बाद वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, ओवल शेप्ड हो जाता है, या इसके लिए परफेक्ट वर्ड यूज किया जाता है वैसे वो स्फेरॉइडल होता है, इसकी शेप जो होती है वो स्फेरॉइडल हो जाती है। अब इसका सरफेस एरिया स्टूडेंट्स बढ़ गया है, आप जानते हैं यूरेनियम ने कैप्चर किया है अगर, तो एटॉमिक मास इसका बढ़ जाएगा। जैसे ये स्फेरॉइडल हो गया स्टूडेंट, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसका मतलब अब यहां पर सरफेस एनर्जी ज्यादा है, यू विल से हियर इट इज मोर सरफेस एनर्जी। अगर यहां सरफेस एनर्जी ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो कहना इसे कि यहां पर अब रिपल्शंस कम हो जाएंगी, लेस रिपल्शंस। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे और आपके पास न्यूट्रॉन आते जाएंगे और ज्यादा न्यूट्रॉन्स इसमें ऐड होते जाएंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो यूरेनियम है
ये जनरली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी फिजन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी शेप हो जाएगी आपके पास, यहां से स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हुई है, यहां से स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हुई है, और इसकी शेप को इस टाइम पे बोलते हैं डंबल शेप, डंबल शेप। और ये फर्दर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे आपके पास यूरेनियम जो होता है वो बेरियम और क्रिप्टन के केस में होता है। क्रिप्टन, एक का एटॉमिक मास 141 तो दूसरे का एटॉमिक मास 92 होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका फिजन हो गया है, फिजन इनटू टू ड्रॉपलेट्स, दो ड्रॉपलेट्स बन गई है यहां पर एक सिंगल ड्रॉप से। यहां पर हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो कोलंबियन एनर्जी है, जो कोलंबियन एनर्जी है वो जीत गई है, कोलंबियन एनर्जी विंस, यहां पर मैंने लिख दिया कोलंबियन एनर्जी विंस ओवर सरफेस एनर्जी। ये जनरली आपको देखने को मिलता है हायर न्यूक्लियस में, हायर एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स। वहां पर कोलंबियन एनर्जी जीतने का रीजन ये होता है कि वहां पर प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि वहां पर जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। क्योंकि वो डोमिनेट कर जाती है, यही रीजन होता है आपके पास कि कोलंबियन फोर्सेस जो होती हैं वो जीत जाती है, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है न्यूक्लियाई का। तो इस तरीके से ये है आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज्ड बाय 3 साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन का मॉडल। अब न्यूक्लियर फिजन जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। आप जानते होंगे इंडिया की लगभग 15 to 18% एनर्जी जो होती है, एनर्जी नीड्स, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से पूरी की जाती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हमारे यूज होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो क्यों उसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का सोर्स क्यों है स्टूडेंट्स, क्यों इसको एनर्जी के सोर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो चलिए देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस की, तो उसमें जो आपके पास प्रोडक्ट का मासेज होता है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्टेंट का मास हमेशा स्मॉल ग्रेटर होता है कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट का मास, प्रोडक्ट मास। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एम वहां पर क्या होता है, डेल्टा एम जब आप कैलकुलेट करते हो तो डेल्टा एम वहां पर होता है पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एनर्जी क्या होती है आपके पास, यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। इस केस में एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल उसके किस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर पे, जहां पर डेल्टा एम जो होता था स्टूडेंट्स वो होता था मास डिफेक्ट, इसे आप मास डिफेक्ट कहते थे स्टूडेंट। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं यूरेनियम की ही बात कर रहा हूं तो इसके लिए ही कैलकुलेट कर लेता हूं। यूरेनियम 235, न्यूट्रॉन आपके पास, ये ब्रेक डाउन होता है, बेरियम एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास 141 प्लस क्रिप्टन atomic number 36 and atomic mass 92 plus 3 more neutrons are released in this process plus some energy is released। चलिए स्टूडेंट्स मैं इनिशियल मास देखता हूं जरा कितना है। इनिशियल मास, सबका ही मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इनिशियल मासेस यहां पर चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं फाइनल मासेस। फाइनल मासेस तो देखिए अगर मैं बात करता हूं यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235, तो लगभग इसका होता है, एग्जैक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर वैल्यूज 235.0439 AMU, ये मैंने डाटा डायरेक्टली उठा लिया है। तो देखिए नाइट्रोजन, अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये डाटा आपको प्रोवाइडेड होता है, ये न्यूमेरिकल से मैंने एक वैल्यू उठाई है। तो देखिए इस केस में होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट न्यूट्रॉन का। फाइनल मासेस जो आपके पास बने हैं वो है एक बेरियम, तो बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 141, इसके लिए आपके पास होता है 140.9139 AMU। देन क्रिप्टन
क्रिप्टन के लिए आपके पास होता है 91.8973 AMU एग्जैक्टली मुझे क्योंकि देखना है यहाँ पर। और जब मैं 3 न्यूट्रॉन्स की बात करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 3.0261 AMU। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास ओवरऑल मास आ रहा है सब कुछ ऐड करने के बाद वो है 236.0526 AMU, और यहाँ पर जो आपके पास मास आ रहा है वो है 235.8373 AMU। यानी कि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू है सब कुछ, मास डिफेक्ट कितना आया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज 236.0526, इसमें से माइनस कर लीजिए 235.8373, दोनों को मैं माइनस कर लेता हूं तो आपके पास बन जाता है 0.2153 AMU, 0.2153 एटॉमिक मास यूनिट। इस केस में स्टूडेंट्स एनर्जी रिलीज कितनी होगी अगर मैं वो कैलकुलेट करूं तो एनर्जी रिलीज हमने पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज आप कैलकुलेट करते हैं डेल्टा MC स्क्वायर और उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं 931 से मल्टीप्लाई करके। तो वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। अब स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैसे अपीयर होती है? ये आपके पास अपीयर होती है एज काइनेटिक एनर्जी प्लस गामा रे एनर्जी। गामा रे एनर्जी किसकी स्टूडेंट्स? ये काइनेटिक एनर्जी और गामा रे एनर्जी किसकी? और फाइनल प्रोडक्ट्स, जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स हुए हैं अपीयर हुए हैं उनकी, और फाइनल प्रोडक्ट्स। अब स्टूडेंट्स ये तो सिर्फ एक एटम से एनर्जी रिलीज है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं केवल 1 किलोग्राम, केवल मैं बात कर रहा हूं 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो इसमें होते हैं लगभग, इसमें होते हैं 1 किलोग्राम में होते हैं लगभग 2.56 इंटू 10⁻24 एटम्स, इतने एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी होगी? अगर मैं टोटल एनर्जी रिलीज निकालू केवल 1 किलोग्राम से, तो टोटल एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स मास 2.56 इंटू 10⁻24 एटम्स इंटू एनर्जी रिलीज फ्रॉम 1 एटम 200। जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻14 जूल। ये लगभग इतनी एनर्जी है स्टूडेंट्स, 10⁻14 जूल। स्टूडेंट्स कैन आई से ये जो 10⁻14 जूल है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आपको इतनी ही एनर्जी कोल से प्रोड्यूस करनी है तो आपको लगभग 3 टन ऑफ कोल को बर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सेम एनर्जी आपके पास रिलीज होगी अगर आप 3 टन ऑफ कोल को रिलीज करते हो 10⁻14 जूल। उतनी एनर्जी केवल आपके पास यूरेनियम के 1 किलोग्राम न्यूक्लियस से ही रिलीज हो गई है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं आप कितनी हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियर फिजन जो होता है, उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजन को हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो न्यूक्लियस हमने अभी देखा कि यूरेनियम खुदो खुद इनिशिएट नहीं होता है, यूरेनियम का खुदो खुद फ्यूजन नहीं होता है। जो यूरेनियम होता है आपके पास, उसको जब हम एक प्रोजेक्टाइल से ट्रीट करवाते हैं, वो प्रोजेक्टाइल यहां पर न्यूट्रॉन है, तब आपके पास क्रिएट हुआ था बेरियम एंड क्रिप्टन 36 एंड 92। और इस केस में अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब आप चेक कर सकते हैं कि देखिए इनिशिएट हुआ केवल 1 न्यूट्रॉन से और ये यहां पर क्रिएट हो गए हैं 3 न्यूट्रॉन। मतलब 1 न्यूट्रॉन से स्टूडेंट्स आपके पास क्रिएट हो गए हैं 3 न्यूट्रॉन। अब आप जानते हैं कि अगर यूरेनियम को न्यूट्रॉन ने इनिशिएट किया
तो आगे अगर फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स आपके पास रिलीज हुए हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के एटम से फिर से कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर इनिशिएट कर देंगे रिएक्शन। और इस केस में फिर से आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, इस केस में भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, इस केस में भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। देन स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो होगी वो फर्दर मोर चलती जाएगी। यहां पर फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, यहां पर फिर से 3 न्यूट्रॉन, यहां पर फिर से 3 न्यूट्रॉन, फर्दर यहां पर ये प्रोसेस चलती रहेगी। आप कह सकते हैं कि यहां पर एक कॉन्टिन्यूस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले एक है, एक से 3 क्रिएट हुए हैं, 3 से आपके पास होंगे 27 क्रिएट, 27 से आपके पास होंगे 81, देन 243, देन आपके पास 729, देन 2189, और ये प्रोसेस चलती रहेगी स्टूडेंट्स एक कॉन्टिन्यूस जीपी की फॉर्मेशन में। जीपी बन जाएगी यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि इसमें एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो बहुत ही ज्यादा है, 10⁻14 जूल के करीब एनर्जी थी केवल 1 किलोग्राम से। तो स्टूडेंट्स अब रिएक्शंस जो आपके पास हो रहे हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, चेन की फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स 2 तरह का होता है, या तो आप इसे स्टूडेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर दूसरा आपके पास रिएक्शन हो जाता है जहां पर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन? देखिए एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, देखिए यहां पर है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। मैंने आपको कहा था कि जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी उनकी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे, वो इतनी जल्दी जो होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होंगे यहां पर। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इनको आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, स्लो डाउन। स्लो डाउन करने के लिए आपको इनका करवाना पड़ता है कोलिजन। कोलिजन, अब कोलिजन भी स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज के साथ करवाना पड़ेगा जिसका लगभग मास सेम हो, ऑलमोस्ट मास सेम हो। और आप जानते हैं मास लगभग किसका सेम होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन करने के लिए उनका कोलिजन करवाना पड़ता है। अगर स्टूडेंट्स ये आप करने में सक्षम होते हो तो इसे आप कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और उस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से आप जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन नहीं कर सकते मान लीजिए, तो फिर आपके पास यहां पर डिजास्टर होने के चांसेस रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल 1984 में यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो ब्लास्ट हो गया था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। 2007 में 2007, 8 एंड 11, 12 के आसपास दो ईयर्स में जापान में अर्थक्वेक्स आए थे, तो वहां पर भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थे वो डिस्टर्ब हो गए थे, जहां पर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो थे वो ब्लास्ट हो गए थे, छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये है आपके पास कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जिनमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं इनके बारे में, थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर के बारे में। छोटे छोटे टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स, एंड मॉडरेटर। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास फिजन का प्रोडक्ट बनता है तो फिजन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर मैंने न्यूट्रॉन की बात की तो न्यूट्रॉन की लगभग होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा हाई एनर्जी है ये। इनको आप कहते हैं स्टूडेंट्स
फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन की, प्रोबेबिलिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन की वो बहुत कम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? आई होप आप इसका मतलब समझते हो, बट जिनको नहीं समझ आया उनको मैं समझा देता हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा है, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन क्या फर्दर यूरेनियम न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करेगा, कोलाइड करेगा? तो अगर देखिए उसकी एनर्जी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, तब आपके पास चांसेस ज्यादा है उसके कोलाइड करने के। लेकिन जब एनर्जी ही बहुत ज्यादा है तो कोलाइड नहीं करेगा वहां पर, हो सकता है वो वहां पर ही मूव करता रहे, हाई जो आपके पास हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एनर्जी यहां पर धीरे धीरे निकलते रहेंगे न्यूट्रॉन्स और बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स को करना पड़ेगा कैप्चर। न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैप्चर न्यूट्रॉन्स। और इनकी एनर्जी को स्टूडेंट्स हमें क्या करवाना पड़ेगा, इनकी एनर्जी न्यूट्रॉन कैप्चर करवाने के बाद या कोलाइड करवाने के बाद इनकी एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी विल स्लो डाउन, एनर्जी विल बी लिबरेटेड, या आप ऐसे कह सकते हैं एनर्जी विल बी लिबरेटेड एंड न्यूट्रॉन्स विल स्लो डाउन, न्यूट्रॉन्स विल स्लो डाउन। ये आपके पास प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट्स। अब इस चीज के लिए लगभग स्लो डाउन होने के बाद इनकी जो एनर्जी होती है वो 2200 मीटर पर सेकेंड होती है स्टूडेंट्स, स्लो डाउन होने के बाद। अब स्टूडेंट्स जिस सब्सटेंस का यहां पर यूज किया जाता है स्लो डाउन करने के लिए, उसे आप कहते हैं मॉडरेटर, उसे आप कहते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या होता है आपके पास, मॉडरेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके पास न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के काम आता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के काम आता है। स्लो डाउन करते कैसे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहां पर, इलास्टिक कोलिजन्स करवाते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स उस सब्सटेंस के साथ, उस मॉडरेटर के साथ न्यूट्रॉन्स के करवाते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। जनरली कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जो मॉडरेटर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो वाटर आपके पास यूज हो सकता है, देन हैवी वाटर आपके पास यूज हो सकता है, हैवी वाटर जो कि मेजॉरिटी में यूज होता है। देन ग्रेफाइट रॉड्स आपके पास वहां पर होती है, तो ग्रेफाइट होता है। देन कैडमियम एंड बेरिलियम रॉड्स आपके पास होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में सारी रॉड्स यूज की जाती हैं। जनरली हमारे पास वाटर यानी कि H2O जिसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन D2O, ये वाले यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ मॉडरेटर, काम कैसे करता है मॉडरेटर? एक्शन ऑफ मॉडरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स उनको पास किया जाता है पैराफिन वैक्स में से, उनको पास किया जाता है पैराफिन वैक्स, मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया भी था, इनको पास किया जाता है पैराफिन वैक्स में से, या स्टूडेंट्स ड्यूट्रॉन हैवी वाटर भी हो सकता है। अब पैराफिन वैक्स, ड्यूट्रॉन, वाटर, इन सब में एक चीज कॉमन होती है स्टूडेंट्स, क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर, हाइड्रोजन न्यूक्लियर, या जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका लगभग सेम मास होता है, ऑलमोस्ट इनका क्या होता है, सेम मास। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये करते हैं कोलिजन्स। कैसे कोलिजन्स, ये करते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स यानी कि स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है उस केस में। अब स्टूडेंट्स जब ये इलास्टिक कोलिजन्स करते हैं तो इस केस में दे ट्रांसफर एनर्जी, दे ट्रांसफर एनर्जी। और आप जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी वेस्ट भी हो जाएगी इस केस में। एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं किसको,
प्रोटॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है स्टूडेंट्स। और फर्दर मोर प्रोटॉन्स, आगे जो प्रोटॉन्स लगे होते हैं उनको ये एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे करते करते ये एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, ये हैवी वाटर के अंदर चली जाती है। हैवी वाटर जो होता है उसकी स्टीम बनती है, उस स्टीम को टरबाइन पे घुमाया जाता है, पाइप्स के थ्रू उसको ले जाया जाता है टरबाइंस पे, और वहां पर जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आपके पास आप चेक कर सकते हो कि इस तरीके से आपके पास एक मॉडरेटर जो होता है वो काम करता है। अगर स्टूडेंट्स कोलिजन्स आपको करवाने हैं, मान लीजिए अगर आपको एक न्यूट्रॉन को कोलिजन करवाना है, उसकी एनर्जी उसको स्लो डाउन करना है आपने, तो अगर आप हैवी वाटर का यूज कर रहे हो तो लगभग 25 कोलिजन्स काफी होते हैं। 25 कोलिजन्स के बाद ये इसकी एनर्जी जो होती है वो रुक जाती है, इसकी एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स अगर आप बात कर रहे हो वाटर की, सिंपल वाटर, तो लगभग 100 कोलिजन्स आपको करवाने पड़ते हैं। कार्बन और बेरिलियम के केस में भी लगभग 110 150 ये करवाने पड़ते हैं, कार्बन एंड बेरिलियम की अगर मैं बात कर रहा हूं इनके केसेस में। इस तरीके से जो मॉडरेटर होता है स्टूडेंट्स वो काम करता है। देन अगर आपके पास एक गुड मॉडरेटर है तो उसकी पहचान क्या है, गुड मॉडरेटर क्या होता है, तो उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है जो आप याद रख सकते हैं। एक गुड मॉडरेटर की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि ये स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन्स को, इट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, इट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। कैसे? बाय इलास्टिक कोलिजन्स। कोलिजन्स ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको रिमूव नहीं करता, इट डू नॉट रिमूव न्यूट्रॉन्स। ये उनको न्यूट्रॉन्स को रिमूव नहीं करता, सिर्फ उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ध्यान रखिएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में से न्यूट्रॉन को ही रिमूव कर दिया तो देखिए क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन आगे होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यूरेनियम को न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे फर्दर आगे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो न्यूट्रॉन्स को रिमूव नहीं करता है, केवल न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको रिलीज करता है, दैट्स इट। तो ये है आपके पास मॉडरेटर। देन स्टूडेंट्स अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन आपने पढ़ लिया है, न्यूक्लियर फिजन आपने पढ़ लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स जितना इजी दिखता है ये उससे टफ प्रोसेस होती है। जो अगर एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को आपने सस्टेन करना है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स। जैसे उसमें मैं थ्योरेटिकली आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जैसे उसमें न्यूट्रॉन लीकेज रहती है। न्यूट्रॉन लीकेज रहने का मतलब क्या है कि फिजन में हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे न्यूट्रॉन्स जो है वो जो यूरेनियम न्यूक्लिया है आपके पास उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, वो स्टिल न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो यूरेनियम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। देन स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन की एनर्जी वहां पर एक प्रॉब्लम होती है। न्यूट्रॉन की एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप उसको कोलाइड कर रहे होते हैं वो वेस्ट हो जाती है पानी में, तो देन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन न्यूट्रॉन को कैप्चर करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करना है तो ये काफी टफ प्रोसेस होती है, बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट इज न्यूट्रॉन लीकेज, न्यूट्रॉन की एनर्जी, न्यूट्रॉन का कैप्चर। अब स्टूडेंट्स एक यहां पर एक फिनोमिनन डिफाइन होता है जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। तो चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज क्या होता है आपके पास। देखिए जब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया और मास जो है आपके पास वो उसका फिजन होना स्टार्ट हो गया, तो वो रिएक्शन जो होगा वो स्टेडी रहेगा या वो इंक्रीज करेगा या टाइम के साथ वो डिक्रीज करेगा।
तो वो रिएक्शन होगा क्या, स्टेडी रहेगा, वो रिएक्शन बढ़ेगा या वो रिएक्शन टाइम के साथ घट जाएगा, वो एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को के से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट at the beginning of one generation by, बाद में कितने न्यूट्रॉन्स है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अगर आपको k की वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है आपकी, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वन बिगिनिंग ऑफ द वन जनरेशन में, यानी कि न्यूमरेटर आपका जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो प्रीवियस जनरेशन के केस के कंपैरिजन में अब जो आपके पास नई जनरेशन बनेगी उस टाइम पे आपके पास ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे। जनरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि देखिए न्यूट्रॉन्स वहां पर काफी फैल गए, अब आपने न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर आपने न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया तो उस टाइम पे आपके पास एक नई जनरेशन काउंट होगी। टाइम के साथ तो न्यूट्रॉन्स मान लीजिए घट गए, अगर न्यूट्रॉन्स कंपैरेटिवली कम हो गए तो आपके पास क्या होगा, के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, के विल बी लेस देन 1। ये कब होगा स्टूडेंट्स, के विल बी लेस देन 1 जब आपके पास डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर के कंपैरिजन में। जब के लेस देन 1 होगा स्टूडेंट्स तो यहां पर न्यूट्रॉन्स की जो पॉपुलेशन होगी, न्यूट्रॉन पॉपुलेशन वो डिक्रीज कर जाएगी, न्यूट्रॉन पॉपुलेशन डिक्रीजेस स्टूडेंट्स। और कैसे डिक्रीज करेगी, इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी डिक्रीज करेगी। और जो इस टाइम पे जो साइज होता है, साइज ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं, इस टाइम पे जो साइज ऑफ मटेरियल होता है, साइज ऑफ मटेरियल, उसे हम कहते हैं सब क्रिटिकल साइज। ध्यान रखिएगा ऐसा जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, इट डाइज आउट जनरली, इट डाइज आउट विद टाइम। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो टाइम के साथ जो होता है वो कम डाई हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, डाई आउट विद टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पॉपुलेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज करती है, और इंक्रीज भी एक्सपोनेंशियली करती है, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे जो साइज ऑफ मटेरियल होता है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल साइज। और ऐसा रिएक्शन जो होता है वो ग्रो करता है, ये क्या करता है, इट ग्रोज विद टाइम। टाइम के साथ जो होती है उसमें न्यूट्रॉन पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ऐसा रिएक्शन बढ़ता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने के की वैल्यू को 1 रखा है, तो इस केस में जब आपने के की वैल्यू को 1 रखा है तो इस केस में न्यूट्रॉन जो होंगे वो प्रीवियस जनरेशन पे भी उतने ही होंगे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जनरेशन पे भी उतने ही होंगे। तो जब आप दोनों जनरेशंस पे उतना ही रखोगे तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहेगा वो आपके पास स्टेडी रहेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब फर्दर ग्रो नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ये रहेगा स्टेडी आपके पास, ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा स्टूडेंट्स। देन एक टॉपिक आपके पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन आपके पास जनरली एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर मैं ये भी डिस्कस कर देता हूं, फाइनल टॉपिक है आपका, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स जिसमें लाइट न्यूक्लियाइज जो होते हैं, जैसे आपके पास ये लाइट न्यूक्लिया है, लाइट न्यूक्लियाइज ये कंबाइन करते हैं और आगे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ये है आपके पास सिंगल प्रोडक्ट। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टूडेंट्स ये होता क्यों है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसलिए होता है
क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी काफी कम होती है, लेस होती है। कंबाइन करने के बाद आपने देखा था कि हीलियम में एक शार्प कर्व आया था, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व याद हो, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हुई थी। स्टेबिलिटी जो थी वो इसकी इंक्रीज हुई थी। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी कंबाइन करने के बाद वो इंक्रीज हुई थी स्टूडेंट्स। इसका एक एग्जांपल आता है, जैसे ये रिएक्शन जनरली देखने को मिलता है सोलर स्टार्स में, और ये है आपके पास रिएक्शन। ड्यूट्रॉन यहां पर फॉर्म हुआ है, उसके साथ पॉजिट्रॉन फॉर्म हुआ है, न्यूट्रिनो फॉर्म हुआ है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जब एक ड्यूट्रॉन दूसरे ड्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और आगे फॉर्म करता है हीलियम, लेकिन हीलियम 2 4 नहीं है, साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। इस केस में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 3.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यही रिएक्शन है लेकिन आगे फॉर्म होता है यहां पर ट्रिटियम, और ट्रिटियम के साथ यहां पर फॉर्म होता है प्रोटॉन, तो इस केस में एनर्जी जो है वो 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट्स। इन केसेस में स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स जो होता है उसमें एनर्जी तो काफी रिलीज होती है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए पहले काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। देखिए जैसे नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, एक तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर जो होता है ये एक नेसेसरी होती है। यहाँ पर लाइट न्यूक्लियाइज जो होते हैं उनके पास सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो वो अगर उनको एक दूसरे की म्यूचुअल कोलंबियन रिपल्शंस को ओवरकम करना है तो उनको एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर लाना पड़ता है कोलंबियन रिपल्शन से। तो उस वक्त क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब ऑब्वियस सी बात है ये लाइट न्यूक्लियाइज है, मान लीजिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर इनके पास तो पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के पास को नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बहुत ज्यादा थर्मोआयनिक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये एक दूसरे के नजदीक को आए। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे स्टूडेंट्स, तब इंटरैक्शंस होंगी और तब जाके एक सिंगल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा। इस चीज के लिए आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास केस होता है हाई डेंसिटी का, तो जो न्यूक्लियाई यहां पर कंबाइन कर रहे हैं सॉरी, उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। आप जानते हैं अगर मान लीजिए इनकी हाई डेंसिटी नहीं है, मान लीजिए ये दो न्यूक्लियाई इनके हाई डेंसिटी नहीं है, हाइड्रोजन की ही है फिर से, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर अप्लाई करते हैं प्रेशर। जब एक दूसरे के ऊपर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनकी डेंसिटी जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे स्टूडेंट्स, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होती है स्टूडेंट्स इनकी वो डिक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है तो इनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने दोनों कंडीशंस बोली, ये जनरली कहां पर फुलफिल होती है, ये होती है इंटीरियर ऑफ द सन में। जो सन का अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर ये होती है, तो इसीलिए वहां पर टेम्परेचर होता है लगभग 2 × 10⁻⁶ केल्विन, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि प्रेशर भी हाई होता है। तो वहां पर फ्यूजन प्रोसेस आपको देखने को जनरली मिलेगी स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसी के साथ न्यूक्लियर चैप्टर जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है खत्म।